हेलो। हेलो। फ्लेक्सी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते ही होंगे। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी लाग लपेट के। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी नंबर में 9, 5, 10। कौन सा इसमें? तो हमारे भरत मुनि जी हैं, वो काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, भरत मुनि ने कितनी मानी है? काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, ये तो हो गया है। लेकिन इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा और जान लें कुछ अन्य आचार्यों के बारे में, जैसे कि मम्मट हुए, जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो मम्मट के कितने हैं? 3। मम्मट के कितने हैं काव्य दोष? 3। ठीक है, और भामा भामा ने कितने काव्य दोष माने? तो उन्होंने भी 3 माने हैं। उन्होंने भी कितने माने हैं? 3 माने हैं। ठीक है, आचार्य भरत ने 10 माने हैं, मम्मट ने 3 और भामा ने 3। चलिए, काव्य दोषों की संख्या कितनी है ये तो आप लोगों को पता हो गया, लेकिन काव्य दोष इसमें से कौन कौन है जो 10 संख्या बताए हैं आचार्य भरत ने, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, मैं बोल रही हूँ। जैसे पहला नंबर गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायच्छेद, विषय, विसंधि, और 10वां नंबर आपका शब्द च्युति है। ठीक है, ये हो गए आपके भरत जी के काव्य दोषों की संख्या। और मम्मट ने किस पे माना है? ये थोड़ा सा भरत मुनि के जितने जो काव्य दोष है ना, इनको याद करने में आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन मम्मट के उतने ही इजी हैं। बहुत सरल है, आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि शब्दकोश, सॉरी, हाँ, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ठीक है, शब्द, अर्थ और रस, ये तीनों ही किसी भी एक वाक्य को बनाने के लिए ये जरूरी है, ये तीनों तत्व। जैसे अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हम शब्द के द्वारा ही बनाते हैं, बिना शब्दों के समूह का वाक्य नहीं बन सकता है। ठीक है, और जब हम वाक्य जब बनाते हैं तो हम उसका ये निश्चित करते हैं कि वो वाक्य अर्थपूर्ण हो, तभी वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, बिना अर्थ के कोई एक वाक्य नहीं बनता है। ये हो गया दूसरा। दूसरा तो कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा, रस। उसमें रस भी हम लोग डालते हैं। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है जैसे कि सिंपल, जैसे एक अगर सिंपल सा एक उदाहरण मैं दूं, जैसे राम आम खाता है, तो इसमें आप लोग रस खोजेंगे तो रस तो मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल यहाँ क्या है हमारा? काव्य। काव्य में रस होना अनिवार्य है। काव्य बिना रस का होगा नहीं। अगर बात की जाए निराला जी की, निराला जी के काव्यों की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें रस मिलता है। बहुत आचार्यों ने कहा है, बहुत विद्वानों ने कहा है कि वो छंद मुक्त है, बिना लय के हैं, और भी इत्यादि, उन पे कई तरह के आलोचनाएं हुई है। किंतु इसके बावजूद जब हम निराला की कुछ पंक्तियों को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जब हमें किसी किसी रचना को पढ़कर हम जब आत्मसात होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, वही तो रस है। चाहे वो रस दुख का हो, चाहे वो रस सुख का हो। कामायनी का कोई एक आध पंक्ति पढ़ लीजिए, या फिर बात की जाए सरोज स्मृति की। अगर सरोज स्मृति की जाए तो वो पूरी तरह से दुख में शराबोर एकदम, वो पंक्ति, हर एक पंक्ति से आपको
दुख का बहान होता है। निराला ने उसमें अपनी पूरे दुख की अभिव्यक्ति कर डाली है। तो यहाँ भी तो रस है ना। तो बिना रस का काव्य संपूर्ण नहीं होता है। क्लियर। तो भरत ने 10 माने, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, गुणार्थ है, अर्थांतर है, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायच्छेद, विषय, विसंधि, शब्दच्युति, इस तरह के शब्द हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा उसे याद करने में, लेकिन ये तो क्लास के दरमियान ही याद हो जाएगा आप लोगों को। ये मम्मट के क्या क्या है, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। क्लियर। उसी तरह से भामा के भी हैं। भामा के भी जो 3 दोष हैं वो भी बड़े आसान है। जैसे सामान्य दोष, ठीक है, और दूसरी वाणी दोष, अन्य दोष, भामा के हैं। ठीक है, ये तीनों के पूछ सकते हैं। बेसिकली पूछा जाता है भरत मुनि के आपके दोषों की संख्या और भामा की दोषों की संख्या, और मम्मट की रस दोषों की संख्या के अलावा आपसे ये भी पूछ लेगा इसमें प्रकार। ठीक है, इसमें आपसे प्रकार भी पूछ लेगा। क्लियर। चलिए, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? डॉट डॉट डॉट। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस रचना से संबंधित है, सॉरी, किस रचना से संबंधित है? दरअसल अब आप लोग सोच रहे होंगे, ऊपर तो गीत है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। यहाँ गीत लिखा हुआ है और नीचे जितनी भी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, वो सारे के सारे ऑप्शंस नाटक हैं। तो इन्होंने नाटक के बीच बीच में इन्होंने इस तरह का पंक्ति को डाला है अन्य अन्य पात्र के माध्यम से। तो इसमें कौन से पात्र, कौन सी नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है। ठीक है, इसमें कौन से नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है। क्लियर। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो सुहासिनी के द्वारा कहलाए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इनका कोई एक ब्रज भाषा में लिखा हुआ कोई काव्य संग्रह बताइए तो। ब्रज भाषा में लिखी हुई उनकी एक काव्य संग्रह है, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। ठीक है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किसमें हुई थी, इंदु में। ठीक है, इंदु पत्रिका में, याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है, कई बार आया है। और प्रेम पथिक का समय क्या है, 1909। ठीक है, प्रेम पथिक का समय क्या है, 1909। और ये किसमें ये प्रकाशित हुई थी, ये रचनाएं, तो इंदु में। और इस रचना का नाम क्या है, प्रेम पथिक। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने लिखा है जैसे, लेकिन ब्रज भाषा में इन्होंने नहीं लिखा है, चित्रधार, झरना, ये छायावाद के प्रथम काव्य, झरना जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, ये आप लोग याद रखेंगे। झरना जो है आपके छायावाद की प्रथम रचना है। संग्रह माना गया। ठीक है,
झरना का समय क्या है? 1918। ठीक है, झरना का समय क्या है? 1918, और ये छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। क्लियर। फिर उन्होंने कानन कुसुम लिखा है, जो 1910 में आती है। कानन कुसुम 1910। और ये जो 1910 में जो है, तो ये खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। ये किस में लिखा गया है? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद भी और भी है इनमें रचनाएं हैं, जैसे कि आपका आंसू हुआ फिर। ये बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। 1925। ठीक है, याद रखेंगे समय को 19। और ये एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। ये क्या है? श्रेष्ठ। इनकी श्रेष्ठ गीति काव्य अगर पूछा जाएगा तो ये वही है। ठीक है। फिर आपके महाराणा प्रताप है। महाराणा का प्रताप जो आता है 1928 में। और ये भी महाराणा का महत्व, सॉरी, महाराणा का महत्व भी जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है। और लहर, लहर से कई पंक्तियां पूछी जाती है, जिसका समय है 1933। ठीक है। ये एक मुक्तक रचना संग्रह है। ठीक है, ये क्या है? मुक्तक। याद रखेंगे इसे। और कामायनी की बात करें, इनकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है कामायनी। ये आप लोगों को एनटीए ने सिलेबस में भी दिया है कामायनी को पढ़ने के लिए। ये कब है? 1935। ये क्या है? एक महाकाव्य है। याद रखेंगे इसे, प्रश्न कई बार पूछा है। ये क्या है? एक महाकाव्य है। अच्छा, कामायनी में सर्ग कितने हैं? मैं आप लोगों को लास्ट डे क्लास में बताई थी, इसमें टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, 15। ठीक है। इसमें सर्ग कितने हैं? 15। क्या क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा। ऐसे अगर आप लोग कर करके आप लोग याद करेंगे ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगा कभी भी। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। हो गया 15। अच्छा, कामायनी को इन्होंने इन्होंने नहीं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया। किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है, तो किसने कहा है इसको? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। अच्छा, इसमें जो है कामायनी में पात्र कितने हैं? तो 3 पात्र हैं। कौन कौन? श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा किसकी प्रतीक है?
हृदय के प्रतीक है। ठीक है, किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। और बात की जाए मनु का, मनु किसका प्रतीक है? मन का। ठीक है, और इड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि का। ये जितना मैं अब बताई हूँ, ये सारे प्रश्न आते हैं एनटीए, कई बार प्रश्न घुमा फिरा कर करता ही करता है। इतना अगर आप लोग याद रख लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कमाइनी को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को हलवा लगेगा, एकदम लड्डू। ठीक है, कमाइनी से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बनते थे वो सब मैंने कर दिए, सिवाय 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 मैं पंक्ति को छोड़ी हूँ। यहाँ पे जब मैं कमाइनी पढ़ाऊंगी तब मैं उस वक्त आप लोगों को पंक्ति भी बताऊंगी। वैसे तो भी और क्लास आगे हैं, मुझे याद होगा आएगा जैसे जैसे, फिर और आगे बातें बातें होती ही रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों की कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है, समय है। ठीक है, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अनाम दास का पोथा का समय क्या है। तो औपनिषदिक काल है। ठीक है, 2 नंबर, एक का 2 कहाँ है? 4 1 3 2 डी में है। ठीक है, डी में हमारा है। और पुनर्नवा का समय क्या है? तो चौथी शताब्दी कहाँ हमें मिल रहा है? 4 नंबर है, डी में 4 भी है। अब बात होती है बाण भट्ट की आत्मकथा की। तो बाण भट्ट की आत्मकथा का समय 6ठी 7वीं शताब्दी, इसी का एक हो गया। डी चारूचंद्र लेख, चारूचंद्र लेख का होगा समय आपका 12वीं 13वीं शताब्दी, कहाँ गया? 3 नंबर में। चलिए, हो तो गया हमारा पूरा। डी नंबर वैसे हम लोगों को एक में ही मिल गया था, तो हम लोग एक में ही कर लेते, लेकिन आपको हम बताना था इसलिए ऐसे किए। आप लोगों को 1 से 2 देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कहीं मिल तो नहीं रहा है। अगर 2 भी मिल जाए तो उसको ऑप्शन को हटा लीजिएगा, लेकिन अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ एक मतलब सब अलट पलट है। आप लोगों के लिए इजी हो गया था ये। अच्छा, ये तो हो गया समय के हिसाब से। अब ये प्रकाशन कब हुआ था ये तो जानना जरूरी है ना? तो अनामदास का पोथा प्रकाशन कब हुआ था? 1976। कब हुआ था? 1976। पुनर्नवा का समय कब है? 1973। बाण भट्ट की आत्मकथा का समय क्या है? 1946। बाण भट्ट आप लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में है। चारू चंद्रलेख का समय क्या है? 1963। ठीक है, ये हो गया संपादन काल। और वो था आपका समय। ठीक है, कोई समस्या? नहीं, मुझे तो लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने तो सब बता दिया है। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अरे वाह, क्या प्रश्न है! इसके लिए तो आप लोगों को बुक पढ़ना पड़ेगा, वो भी रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा
के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ए नंबर प्रकरण नंबर 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। ये एनटीए ने ये लेकर के 2-3 बार और प्रश्न कर चुका है। ये एनटीए कुछ भी कर सकता है। ये तो अभी फिलहाल मैं करवा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास को भी पढ़िए रामचंद्र शुक्ल के, क्योंकि कौन सी पंक्ति किस प्रकरण से वो दे देगा तो बिना पढ़े आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये प्रकरण नंबर 4 से है, ठीक है। हमारा उत्तर ये हुआ प्रकरण नंबर 4। हिंदी साहित्य के आदिकाल का है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। आप लोग उसे पढ़ेंगे, उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी भारत भूषण अग्रवाल। इसमें कौन कौन से हैं उत्तर छायावाद? बोलिए इसमें कौन कौन से उत्तर छायावाद? तो बी नंबर, सी नंबर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, सी नंबर। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से हैं। और राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल तो नहीं कह सकते हैं, उसके बाद ये इन्होंने स्वच्छंदवादी कवि में इन्हें ले सकते हैं, राम नरेश त्रिपाठी को। और भारत भूषण अग्रवाल को तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत भूषण अग्रवाल बताइए, सप्तक के कवि हैं। इतना तो याद ही रखें आप लोग ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो किस पात्र द्वारा कही गई है प्रस्तुत पंक्ति? चलिए इस पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं, बहुत लंबी चौड़ी पंक्ति है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो उससे दूर ही रहूंगी। ठीक है, प्रेम अगर खूंखार है, भाई प्रेम क्यों खूंखार होगा? अगर खूंखार है तो प्रेम है ही नहीं है, तो ऑफकोर्स उससे दूर ही रहना है। मैंने तो उसे गाय समझ रखा था। प्रेम में बिल्कुल गाय, क्योंकि गाय को सबसे प्रेम है और गाय भी सबसे प्रेम करती है। बहुत ही बेचारी सीधी सादी भोली भाली होती है वो। तो सभी के प्रेमी भी, प्रेमिका भी सीधी सादी गाय की तरह होंगे होंगी। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। चलिए इस पर ज्यादा हंसते नहीं है, क्योंकि प्रेम पे संदेह की बात होती है। अगर जहाँ प्रेम पे संदेह आ गया तो वहां तो प्रेम ही नहीं है, क्योंकि जब प्रेम कोई करता है किसी से भी, चाहे वो ईश्वर प्रेम हो, चाहे वो मातृ प्रेम हो, पितृ प्रेम हो, भ्रातृ प्रेम हो, बहन प्रेम हो, या सखा सखा प्रेम हो, सखी प्रेम हो, कोई किसी भी तरह का लिए प्रेम हो, उसमें संदेह नहीं होता है, उसमें विश्वास अवश्य होता है। ठीक है, उसमें विश्वास होता है, उसमें सम्मान होता है। जब विश्वास और सम्मान नहीं होता है तो वहां प्रेम भी नहीं होता है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं है, आगे वो लिखा है।
वैसे ऊपर में क्या है, यह देह की वस्तु नहीं है। सही बात है, यह देह की वस्तु नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, आत्मा की वस्तु है, आत्मा से प्रेम होता है। फिजिकली कभी भी किसी को किसी से लव नहीं होता। अगर वो लव होता है तो इन्फैक्चुएशन कहलाता है। वो आज है और कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा से किसी को प्रेम हुआ है और होगा भी, तो वो एकदम अनंत होगा, कभी ना खत्म होने वाला वो प्रेम होगा। और ये प्रेम समय के साथ हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, अगर आत्मा से प्रेम है तो। अगर बाह्य वस्तु से प्रेम नहीं है तो। अगर बाह्य वस्तु से प्रेम होता है तो एक वक्त के बाद ये प्रेम खत्म हो जाता है, एक वक्त के बाद ये प्रेम में विराम लग जाता है, क्योंकि वो तो उसे पा लिया, खत्म हो गया। क्योंकि हम जब किसी भी चीज को पाने का प्रेम रखते हैं या ललक रखते हैं, तो उसको पाने की जब तक कोशिश रहती है, भरपूर करते हैं, और जब पा लेते हैं तो सांस लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कोई आप लोग का अभी फिलहाल प्रेम होगा, पहला प्रेम, कि किस तरह से नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया जाए। जैसे ही आप लोग जेआरएफ होल्डर होते हो, वैसे ही आप लोग यहाँ पर विराम लगाते हो। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं जेआरएफ प्रेमी ना कहकर अगर मैं कहूँ कि आप लोग साहित्य प्रेमी बनोगे, तो ये अनंत प्रेम चलता चला जाएगा। ये प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह साहित्य आत्मा मान लीजिए आप लोग, और जेआरएफ आप लोग बाह्य वस्तु, देह की वस्तु समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रेम हमेशा इंसान को इसी तरह करना चाहिए। ये ठीक है, जेआरएफ आप लोग करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्षणिक है। ये सुख हमें क्या देता है? क्षणिक सुख देता है। लेकिन जब हम साहित्य से प्रेम करने की जब बात करते हैं, तो वो अथाह सागर में हमें डुबो ले जाता है। और जब वो डुबो ले जाता है, तो उस मद में जब हम डूबते हैं, तो फिर पता नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं और फिर हम हो क्या रहे हैं। आप कुछ और ही तब फिर बनकर निकल जाते हो। तो ये है प्रेम। यही एग्जैक्टली प्रेम हम इंसानों से भी करते हैं, किसी से भी प्रेम हो। तो प्रेम में ज्यादा पढ़ने का नहीं है, आप लोग फिलहाल एनटीए से ही प्रेम करें। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं है, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। सही बात है। हम जेआरएफ होंगे, एकदम आप लोगों के मन में ये बैठा है। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर डगमग डगमग किया, तो आप लोगों का क्या होगा? मेहनत में थोड़ा बहुत बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है, बैलेंस गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर आप लोग एकदम पुख्ता मन में एकदम ठान लिए हो, नहीं मैं बन कर रहूंगी, अगर ये होता है ना, तो आप कहीं भी इधर उधर डावाडोल नहीं होते हो। एकदम आपका कौन एकदम आपका पूरा पूरा टारगेट आपका वही होता है, लक्ष्य की ओर। इधर उधर कहीं नहीं भटकता है, तो संदेह नहीं होता है। जब संदेह नहीं होगा तो इधर उधर भी नजर नहीं भटकेगा, ध्यान नहीं भटकेगा। मतलब इसमें हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। और जब तक किसी भी प्रेम को उसमें पूर्ण तरीका से आप आज समर्पित नहीं हो जाते हो, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है। वैसे तो हर एक रिश्ता समर्पण खोजता है, और प्रेम एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आप पूरी तरह से अगर आत्मसमर्पण भी कर देते हो, तो भी आपको लगता है कि कुछ और होता तो भी मैं समर्पित कर देता। जैसे ईश्वर और एक भक्त के बीच में होता है। वो खुद को कहाँ पहुंचा देता उसे भी नहीं पता होता है, लेकिन वो खुद को वहां कुर्बान करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहता है। तो इसी तरह से एक प्रेमी प्रेमिका या प्रेमिका प्रेमी एक एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पित रहते हैं, किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी टाइम। वो लोग कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि समर्पण किस तरह से करना है। वहां समर्पण की भाव आती है, निश्चल समर्पण, यही प्रेम होता है। अगर वो दैहिक प्रेम हो या बाह्य प्रेम हो, बाह्य सौंदर्य प्रेम हो, तो वहां इस तरह का समर्पण का भाव आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहा गया है कि प्रेम हर किसी को नहीं मिलता है, बड़े ही किस्मत वालों को प्रेम मिलता है।
चलिए आगे देखते हैं। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो गोदान की बात आ रही है, तो गोदान के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। समय क्या है? 1936। ठीक है, गोदान का समय क्या है? 1936। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। और ये प्रस्तुत पंक्ति जो इतना लंबा चौड़ा है, बड़ा ही एकदम जबरदस्त पंक्ति है, ये किसकी है? तो ये मालती की है। इस पे असर आ गया था अपने प्रेमी का, फिलोसोफर बनने का। चलिए खैर, इंसान एक दूसरे के साथ रहकर कुछ ना कुछ सीखता ही है और असर आता ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सखी नील नभ सर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? तो अच्छा, यहाँ अलंकार है तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तभी तो अलंकार समझ में आएगा। सखी नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपतिशयोक्ति। ये कहाँ कब बनता है? यह अलंकार कब बनता है? जब उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाता हो, वहां रूपतिशयोक्ति होती है। ठीक है, क्या होगा? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? मिलान है, मिलान है, पहले ही इतना अच्छा। अरे वाह, सारे के सारे इसमें अच्छे हैं। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। इसका समय क्या है? तो जूही की कली के समय है, बोलिए, जूही की कली के समय क्या है? 1916। ठीक है, भारत भारती के समय क्या है? 1912। प्रिय प्रवास का समय क्या है? 1914। प्रथम रश्मि का समय क्या है? 1919। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताएं, जूही की कली किसकी रचना है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ मैं शॉर्ट लिख रही हूँ गुप्त, आप लोग समझ जाएंगे, ये मैथिली शरण गुप्त है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैं हरिऔध लिख रही हूँ, हरिऔध। ठीक है, अच्छा, प्रथम रश्मि किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत। शॉर्ट इसको भी लिखती हूँ ना। ठीक है, कोई दिक्कत? जूही की कली फिर से एक बार रिवीजन आप लोग कर लें। जूही की कली का समय क्या है? 1916। भारत भारती 1912। प्रिय प्रवास 1914। प्रथम रश्मि 1919। इस तरह से आया। कई बार इस तरह से भी पूछता है, जूही की कली के कवि कौन है? तो निराला। भारत भारती के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो हरिऔध। और प्रथम रश्मि के रचनाकार कौन है? पंत। ठीक है,
तो इसमें तो यहाँ मिलान हम लोग कर लिए हैं। आप लोग को याद हो गया ना, फिर मैं इसे इरेज कर देती हूँ। इसमें कितना नंबर आप देख लीजिए, आप लोग कितने नंबर है। जिसमें बी नंबर आपका जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमारोला की है, बताइए कौन सी कृति है। बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के आदित्य पुरुष, अकाल पुरुष गांधी, बताइए इसमें कौन से हैं। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ठीक है। अच्छा, बापू किसकी रचना है, घनश्याम दास बिरला की। 1940, ठीक है। प्रश्न में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू की झांकियां, काका कालेलकर। और अकाल पुरुष गांधी किसकी है, जैनेन्द्र। ये सारी जीवनी किस पे है, ये सारी की सारी चारों जीवनी महात्मा गांधी पे है, ठीक है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष किसकी है, रोमारोला की है, ठीक है। और ये सारी जीवनी परक रचना है, किस पर बनाई गई है, सभी के सभी महात्मा गांधी पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। क्या पंक्ति बोल रहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी नंदुलारे वाजपेयी। किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। किसकी रचना है ये, रामचंद्र शुक्ल की है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे इनके आलोचक, सॉरी आलोचनीय, आलोचना की पुस्तकें, क्योंकि कई बार पूछा है, वर्बली सुन लें आप लोग। शुक्ल ने बिहारी के अलावा सूरदास, जायसी ग्रंथावली और हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी एक दो सुन लीजिए, साहित्य सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप है, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास का लालित्य योजना। और श्याम सुंदर दास जी का बात होती है तो साहित्य लोचन है, भाषा विज्ञान, अच्छा साहित्य लोचन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी भाषा और साहित्य भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और रूपक रहस्य है, भाषा रहस्य है। नंदुलारे वाजपेयी की भी बात करती हूँ, तो नंदुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं जैसे जयशंकर प्रसाद है, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदुलारे वाजपेयी के हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी।
आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस सिद्धांत, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नई कविता और नए साहित्य नए प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 इनके आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे जितना बताई हूँ आप लोग एकदम अपने माइंड में अपलोड कर लो कहीं, बिल्कुल भी इरेज नहीं होना चाहिए, ना हैंग होना चाहिए। इसलिए मैं कुछ ही प्रश्न लाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्रश्न पे बहुत सारे आप लोगों को फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो बहुत हो जाता है आप लोगों के पास। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्लास में ही बहुत कुछ याद कर लिए होंगे। जो नहीं याद कर पाए उसे नोट डाउन करेंगे, फिर से वीडियो सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। जो नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाते चलें आप लोग साथ साथ। और जो भी समस्याएं हैं आप लोगों के सामने, वो सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर दें, मैं उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय ऑल ऑफ यू। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आप लोगों से कहना ही भूल गई, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से कहें लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने। आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्लासेस होंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी आएंगे। और इसी के साथ मैं पेपर 1 भी लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। बाय बाय।